हेलो गुड इवनिंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। याद रखना, इससे पहले 3 लेक्चर को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। पिछली क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस करना तुम सब सीख गया होगा। अब तुम सबको क्या करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना। याद रखना, क्या करना है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और कल की क्लास में हम क्या किए थे, रासायनिक अभिक्रिया शुरू किए थे, तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यही हम पढ़ा रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया संयोजन पढ़े थे, जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़कर नया बनाता है, जैसे कि H2 प्लस में O2 बराबर H2, ठीक है। दूसरा वियोजन, अच्छा इसका एक और नाम है संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा इसको बोलते हैं वियोजन, वियोजन या अपघटन। मतलब जब दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करे तो संयोजन, और जब एक बड़ा पदार्थ अपघटित यानी कि टूटकर यानी कि अपघटित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करें, जैसे हम बोले थे CaCO3, जब इसको गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, किसमें, CaO में और CO2 में, CaO में और CO2 में। और याद रखें, ई में बताए थे कि वियोजन, जब भी अभिक्रिया को, मतलब वियोजन अभिक्रिया तभी संपन्न होगा जब उसको क्या मिलेगा, ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में उसे क्या मिल सकता है, ऊष्मा मिल सकता है, या तो विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत मतलब करंट, समझ में आया कि नहीं। तो जब ऊष्मा के, तो अगर ऊष्मा की मदद से कोई पदार्थ टूटता है तो उसको बोले ऊष्मीय अपघटन, और विद्युत धारा की मदद से अगर किसी पदार्थ को तोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन। और वैद्युत अपघटन में एनोड कैथोड क्या होता है, हम सब के सब क्या किया तुम सबको बता दें। कौन सा पार्ट एनोड होता है, कौन सा पार्ट कैथोड होता है, प्लस वाला एनोड होता है, सब के सब हम क्लियरली बता दिए। और उसमें हम क्या किए, कुछ का वैद्युत अपघटन भी करा दिए, जल का भी करवाए थे, NaCl का भी करवाए थे, ये सब का हम वैद्युत अपघटन करवा चुके हैं, जो कि तुमको भैया तुम सब क्लास किए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्लास क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। हालांकि अभी दो अभिक्रिया के बारे में पढ़े, वियोजन में दो होता है, ऊष्मीय अपघटन और वैद्युत अपघटन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो वैद्युत अपघटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तुम्हारा एग्जाम में, ठीक है। अब अगला अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, उस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड में जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, इसमें पहले तुम सबको क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल में एक रिएक्शन तुम सबको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। Fe प्लस में CuSO4, ये क्या है, आयरन, ये क्या है, आयरन। और ये सर जी कॉपर सल्फेट, सबको पता होगा, कॉपर सल्फेट, सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट का, याद रखना, ये क्या था, विलयन होता है, मतलब शरबत की तरह, यानी कि पानी की तरह होता है, एक द्रव्य है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब किसको डाला जाता है, आयरन को, यानी कि लोहा को। मान लो एक तुम्हारे पास गिलास है, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिसका कलर होता है नीला। क्या होता है भैया, नीला। क्या होता है, नीला। अब ये नीला कलर का जो है शरबत है, उसमें क्या करो, छर को डाल दो। जैसी छर डालोगे तो ये छर क्या करेगा, ये कॉपर वाला जितना भी परमाणु है, मान लो तुम्हारे पास ये गिलास है, यहाँ पर क्या है, यहाँ तक भरा हुआ है ये कि CuSO4 का विलयन, CuSO4 का क्या भरा हुआ विलयन, जिसका कलर क्या है, नीला। अब इस CuSO4 में, जैसे कि मान लो हम पानी बोलेंगे, एग्जाम्पल के मान लो ये पानी है, ये गिलास में क्या है, पानी है, तो पानी का अणुसूत्र क्या था, H2O। तो मतलब इसमें हाइड्रोजन का भी अणु है और ऑक्सीजन का भी अणु है, दोनों है। अब जब वैद्युत अपघटन कराए थे, दोनों टूट के क्या हो गया था, अलग। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर क्या है, मान लो CuSO4 का विलयन, तो मतलब इसमें Cu भी है प्लस में SO4 भी है, Cu भी है और SO4 भी है, दोनों है। तो अब जैसे हम इसमें आयरन डालेंगे तो ये आयरन क्या करेगा, ये CuSO4 को अणु को क्या करेगा, हटा देगा। क्या करेगा, हटा देगा। मतलब सभी अणु को, जितना भी CuSO4 के अणु है, वो सबको क्या करेगा, हटा के विस्थापित कर देगा, और क्या करेगा, अपने बैठ जाएगा, Fe2SO4 प्लस में Cu। ये Cu कॉपर जो है वो क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या था, एक यौगिक था जिसमें क्या था, कॉपर जुड़ा हुआ था, लेकिन ये कॉपर को कौन हटा दिया, ये Fe।
कौन हटा दिया? ये Fe2SO4 क्या क्या कॉपर के जगह पर खुद स्थापित हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? खुद स्थापित हो गया और कॉपर को क्या कर दिया? अलग। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि चलो को भैया कोई बात नहीं, तुम सबको समझ में नहीं आया। मान लो ये तुम्हारा क्या है भैया? बेंच, स्कूल का क्या है? बेंच। अब इस पे मान लो टुल्लू मुल्लू सब बैठा हुआ है। यहाँ पर मान लो सब बैठा हुआ, तुम तीन गो दोस्त है, तुम आराम से क्या बैठा हुआ सीट पे। अब कोई एक लड़का जो आया, जो तुम तीनों से मोटा कोटा हट्टा कट्टा बहुत बढ़िया है, बहुत बदमाश भी है, वो तुमको उठा कर क्या करेगा? तुम्हारा सीट पर बैठ जाएगा। तो इस घटना को बोलता है विस्थापित करना। क्या बोलते हैं? विस्थापित। मतलब तुम सब जब ये विस्थापित मतलब क्या होता है? जब किसी को हटाकर हम उसके जगह बैठ जाए, मतलब किसी दूसरे के स्थान को मतलब उसको हटाकर उसी के स्थान पर जब हम बैठ जाएंगे तो उसी को बोलते हैं सर जी क्या? विस्थापन। तो यहीं पर देखो भैया, कोई यौगिक है जिसके साथ कोई कॉपर का अणु जुटा हुआ है। अब जुड़ा हुआ है, आइए एफ ही क्या किया? उसको हटाकर क्या किया? बैठ गया। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको लिखेगा कैसे नोट्स में? हालांकि तुमको लिखा हुआ है, मिल जाएगा टेलीग्राम पे। विस्थापन अभिक्रिया में क्या लिखना कि जब किसी पदार्थ या जब किसी यौगिक में जुड़े परमाणु या अणु को हटाकर कोई अन्य तत्व, यहाँ पे पहले ध्यान दें, जब किसी यौगिक में जुड़े कोई तत्व या अणु को हटाकर कोई अन्य तत्व या अणु उसके जगह स्थापित हो जाए, यानी कि उसी के स्थान पे बैठ जाए या स्थापित हो जाए। स्थापित लिखना, स्थापित हो जाए, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं भैया विस्थापन अभिक्रिया। फिर से लिख लो, जब किसी यौगिक में जुड़े परमाणु या अणु को हटाकर कोई अन्य तत्व स्थापित हो जाए, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भैया? विस्थापन अभिक्रिया। अब देख, यहाँ पे तुम सबको ध्यान से देखना है। कहाँ बुक, कहाँ केमिस्ट्री का? एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एक मिनट। रुको एक मिनट जरा भैया, विस्थापन में बोल रहे थे। हाँ, जैसे कि यहाँ पर एक और है CuAgNO। अब यहाँ पर क्या है? कॉपर क्या करेगा? ये मतलब Ag को क्या करेगा? हटा देगा और उसके जगह खुद चल जाएगा CuSO4 और Ag क्या आ जाएगा? अलग। मतलब सीधे Ag को क्या कर देना? अलग। तुम सबको जानबे करता है इसका संयोजकता +2 होता है, इसका भी -2 होता है ना। इस 2 इधर जाएगा, E2 इधर जाएगा, इसीलिए दिखाया गया CSO4 और Ag जो जुड़ा हुआ था वो Ag अपना अलग में साइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी कौन अभिक्रिया? याद रखना, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देख रहा है ना भैया, किसी यौगिक में जो जुड़ा है अणु, उसको कोई दूसरा अणु क्या कर रहा है? हटाकर खुद ही स्थापित हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल में हम और लेते हैं ZnCuSO4, यहाँ पर कॉपर को जिंक भी हटा देगा और क्या करेगा? ZnSO4 बन जाएगा और Cu, मतलब इसका संयोजकता +2 होता है और SO4 का -2 होता है। भैया दोनों ये तो रिएक्शन कैसे होता है भाई बहुत सब बार हम बता चुके हैं भैया। बेसिक केमिस्ट्री में ये बताए हैं, केमिस्ट्री में जब स्टार्ट भी किए थे तभी हम बता ही रहे, जब से ही। समझ में आ रहा है? ये कॉपर अलग हो जाएगा तो ये क्या करेगा? इससे स्थापित करेगा और ये विस्थापित हो जाएगा, मतलब वो क्या जाएगा? अलग हो जाएगा। अब तुम सबके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा, सर जी यहाँ पर कॉपर था तो Fe हटा दिया, ठीक, और यहाँ पर Ag कॉपर, मतलब कॉपर अभी Ag को हटा दिया, और फिर यहाँ पर कॉपर दिया तभी Z मतलब जिंक हटा दिया। रीजन क्या? और ये SI1 रीजन मतलब कारण क्या है? क्यों हट रहा है? तो याद रखना, हम क्या बोले थे कुछ देर पहले कि एक मान लो बेंच है, उस पर तुम 3 दोस्त बैठे हो, उस पर तुम 3 दोस्त आराम से बैठे हो, कोई अन्य दोस्त आएगा जो तुम सब से क्या होगा? बरियार होगा, बॉडी बिल्डर होगा, तो तुमको इजीली क्या करेगा? हटा देगा। अब मान लो एगो और लड़का है जो टिटरावा है। क्या है? टिटरावा, भिक्षुसा है। मतलब तुम 12 साल का, मान लो तुम 14 साल का है, तो मान लो 2 साल का 4 साल का कोई बच्चा है, बोले रे हट बेंच पर से हटे, हम बैठेंगे। तो बताओ तुम क्या करेगा? उसको पकड़ के उठाकर तुम ही उसको विस्थापित कर देगा, हटा देगा कि नहीं? चल निकल यहाँ से, आराम करो, भागता कि नहीं? तुम ज्यादा बाबू बनेगा। क्यों हटा दिया? क्योंकि उससे तुम ज्यादा बरियार है। तुमसे ज्यादा अगर वो बरियार रहेगा तो तुमको डर से हटना पड़ेगा कि भैया। तो सेम उसी तरह से कॉपर से ये ज्यादा बरियार है, सिल्वर से ये ज्यादा बरियार है, कॉपर से जिंक ज्यादा बरियार है। समझ में आया कि नहीं? मतलब सबसे बदमाश कॉपर। देखो यहाँ पर था कॉपर और सल्फर, ये दोनों जुड़ा हुआ था। ये दोनों कब अलग होगा? सल्फर कब किसी इसको छोड़कर भागेगा? जब इससे भी बेहतर मिल जाएगा।
बताए थे। लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश करती है, सबको बताए थे। तो ये सल्फर जो है वो हमेशा किसका तलाश करता है? बेहतर का। अब कॉपर से बेहतर कौन है? Fe। तो इसलिए Fe के चला गया। अब मान लो यहाँ पर AgNO3 है, तो अब Ag से बेहतर कौन है? कॉपर। इसीलिए अब कॉपर के साथ ही जाएगा। अच्छा यहाँ NO3 नहीं करे, NO3 था रे, कहाँ देखे? हाँ NO3 का कितना होता है संयोजकता? -1 होता है। -1 होता है, हम -2 लिख देते हैं, -1 होता है। इसीलिए इसका क्या होता है? +2 होता है। CuNO3 ट्वाइस। समझ में आया? नहीं समझ में आया? Cu और NO3 का रिएक्शन करवाना है, तो इसका था -1, इसका था +2, +2 इसका -1, इसीलिए Cu तो लिखा जाएगा। और NO3 तो ऐसे ही लिखाएगा, प्लस में ट्वाइस लिखना, तो इसको ब्रैकेट लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं? अब क्या है, Ag से बेहतर कौन है? कॉपर। और कॉपर से बेहतर कौन है? जिंक। अब तुम्हारा मन में आएगा सर जी कि कौन सबसे बेहतर है? पूरा 118 तत्वों में से टोटल हमारे पास कितना तत्व है? 118। अब 118 में से सबसे बेहतर कौन है सर जी? मतलब सबसे खतरनाक, बोल सकते हो सबसे बदमाश, सबसे बदमाश तत्व। अब केमिस्ट्री में इसको अलग नाम दिया गया, जिसको बोलते हैं सर जी क्रियाशील मूलक। क्या बोला गया? क्रियाशील मूलक। मतलब क्रियाशील मूलक उसको बोलते हैं, मतलब क्रियाशील मूलक किसको बोलते हैं? वैसे तत्व जो किसी से भी रिएक्शन करने के लिए क्या है? तैयार है, उस तत्व को ही क्या बोला जाता है? क्रियाशील। मतलब सबसे अच्छा मूलक हटा देते हैं, क्रियाशील। क्रियाशील मतलब समझता है, जो किसी से भी रिएक्शन कर लेता है, किसी से भी रिएक्शन कर ले, मतलब अपना भाषा में इसको बोल सकते हैं बदमाश, ये बोल सकते हो बेहतर। क्या बोल सकते हो? बेहतर। तो 118 तत्व में से सबसे बेहतर कौन है? तो इसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। और ये तुम्हें पता है कौन चैप्टर में तुमको मिलेगा? तुमको 3rd चैप्टर में मिलेगा, धातु और अधातु में। देखो तुमको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक नहीं? अब बोलेगा सर जी सबसे बदमाश कौन है, सबसे बेहतर कौन है? तो याद रखना पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। समझ में रखना, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम क्या बोले? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ये सब क्या है? सबसे बेसी बदमाशी है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये तुमको कब याद करना पड़ेगा? तो 3rd चैप्टर में, यानी कि धातु अधातु में जब हम पढ़ेंगे ना, तब धातु और अधातु में, तो हम उसमें पढ़ेंगे। इसमें क्यों है? खाली बस इतना जान लेना कि बेहतर आएगा तो फिर क्या करेगा? उसको छोड़कर जाएगा ही जाएगा, ठीक ना? बेहतर आएगा तो क्या करेगा? अब जैसे कि यहाँ पर मान लो हम जैसे कि यहाँ पर CuSO4 था, तो ये CuSO4 को हटाकर Fe चला गया, ठीक है? अब मान लो ये Fe2SO4 को अगर मान लो K से करवा देंगे, तो यहाँ पर Fe से भी बेहतर कौन है? K। तो इसीलिए K2SO4 और Fe तुमको ऐसे है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो बेहतर रहेगा तो जाएगा ही जाएगा, बेहतर नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। समझ में आया ना? तो विस्थापन अभी क्रिया क्या है? तो जब किसी यौगिक में जुड़े अणु को कोई अन्य तत्व या परमाणु या कुछ भी लिख दो, परमाणु तत्व, चाहे पदार्थ भी लिख सकते हो, जब कोई एक पदार्थ में जुड़े अणु या तत्व को हटाकर कोई दूसरा तत्व या अणु जुड़ जाए, तो इस अभिक्रिया को ही बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? बहुत लिखने में बहुत देरी कर रही है, क्या बात है? अब इस बार पढ़ेंगे द्वि विस्थापन। जा गया, अभी रुक जा भाई, पढ़ाने दो, उसके बाद खत्म हो जाना। ये गिर जाएगा, लग तो रहा कि गिर जाएगा ये टूट कर। अब पढ़ेंगे क्या? द्वि विस्थापन। 4th नंबर में आ जाएगा तुम्हारा क्या? द्वि विस्थापन। क्या बोले हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान, मतलब इस विस्थापन के तरह ही है। ये क्या है? जैसे कि हम एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं, कौन वाला सा ले, हालांकि कोई भी ले सकते थे, पर इसमें जो दिया रहेगा ना उसी को लेते हैं, ताकि तुम सबको जो आगे वो चीज बताने वाले ना, जैसे NaClAgNO3, जैसे कि NaClAgNO3, ये अभिक्रिया की सभी क्रिया का उदाहरण है विस्थापन। देखो अभी द्वि विस्थापन, कुछ देर पहले क्या पढ़ाए थे? विस्थापन, जिसमें क्या हुआ था कि एगो जैसे इसमें जुड़ा हुआ था, इसको हटाकर कोई अन्य आ जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ? अब इसमें क्या हुआ? क्या होगा? देखो कि Ag से ताकतवर कौन है? Na।
तो इसीलिए NO3 किसके साथ जाएगा, इसके साथ, यानी कि NaNO3 के साथ। अब ये कैसे भी क्रिया किया था, Na का संयोजकता होता +1 और NO3 का संयोजकता कितना होता -1, इसीलिए इसे लिखा गया। ठीक ठीक नहीं। तो भैया ये क्या किया, ई की किया Na फुसला लिए NO3 को। तो अब तुम सबको लग रहा है कि भैया अब कुछ नहीं होगा, तो भैया देखो यहाँ पे उस समय क्या हो रहा था कि ये क्या करता, उसको हटाकर खुद चला जा रहा था। मतलब समझ लो कि ये है इसका पति, तो ये इसका क्या है, पत्नी। तो ये इसका मान लो पति, तो ये इसका क्या मान लो, पत्नी, मतलब घर वाली जो ये मान लो। तो ये क्या था, एकर पति ओकर पत्नी को लेकर चल गया, तो ओकर पति इसका पत्नी को लेकर चल जाएगा, और क्या दिक्कत है, इसीलिए ये AgCl। तो मतलब इसमें हालांकि समझना इसी मतलब जिसे तुमको समझना है समझो, इजी हम जैसे, लेकिन परिभाषा में क्या लिखना है कि वैसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो, आदान प्रदान, आयनों का क्या हो, चाहे अणुओं का आदान प्रदान लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अणुओं का आदान प्रदान, मतलब इसका ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये इसके चला, मतलब हम तुम्हारा लेके चल जाएंगे, तुम मेरा लेके चल जाओ। मतलब ये इसके साथ खुश नहीं रहता, तो भैया बोला हम तुम्हारे साथ खुश रहते हैं, तो बोला भैया हम तुम मेरे साथ खुश रहो। भैया पति पत्नी का अपना उल्टा पुल्टा करके लेकर चला गया। जैसे कि और एक रिएक्शन ले लेते हैं, अगर इसमें हो तो, इसमें अगर हो तो, हाँ है FeS प्लस में H2SO4, यही नहीं रहा, ठीक ना। तो क्या करेगा, F ही चला जाएगा, H की जगह H हट जाएगा और F ही चला आएगा, क्या, यानी कि Fe2SO4, ठीक ना। Fe2 और S किसके साथ चला जाएगा, सॉरी, हाँ हाँ अच्छा, और ये S जो है F ही चला गया किसके साथ, SO4 के चला, और H2 किसके चला जाएगा, S के साथ, तो यानी कि H2S। भैया आयन का यहाँ पर क्या हुआ, अणु का क्या हुआ, आदान प्रदान, सिर्फ अणु का क्या हुआ, आदान प्रदान, मतलब लेकर चला जाएंगे। और याद रखना, यहाँ से तुमको सिर्फ लग रहा होगा कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। तुमको मान लो हम यहाँ पर एक उदाहरण दिए, Na प्लस में Cl2, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है बताओ तो। तो यहाँ पर भैया संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, दो चीज आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक ना। अच्छा मान लो हम यहाँ पर दे दिए H2O प्लस में, मान लो करंट दे दिए, तो यहाँ H2 प्लस में O2 हो, तो ये कौन सा है, तो याद रखना वैद्युत अपघटन का है, या तो अपघटन भी रहेगा तो उसमें भी क्या कर देना, मार देना। तो ऐसे करके तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए ध्यान से पढ़ना। ये जो लिखा रहे हैं इस सबको ध्यान से पढ़ना, द्वि विस्थापन विस्थापन ध्यान से रखना। जहां पर आयनों का आदान मतलब अणुओं का आदान प्रदान हो तो उसको क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन, और जहां पर आयन का हो उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्लियर। तो क्या तुम्हें समझ में आया, अभी तक हम कितने भी क्रिया के बारे में पढ़ा है, 4। पहले संयोजन जिसमें क्या करता है, जुड़ जाता है, वियोजन जिसमें टूट जाता है, वियोजन 2 प्रकार का था, उसमें मतलब वियोजन 2 तरीका से टूट सकता है, उष्मा से और करंट से। तो उष्मा से टूटेगा तो उसमें वैद्युत अपघटन, सॉरी उसमें अपघटन, अगर वैद्युत करंट से टूटेगा तो वैद्युत अपघटन, ठीक ना। एग्जाम्पल के साथ तुम सब रिवीजन करो। और उसके बाद विस्थापन, तो भैया मनपसंद चीज जैसे कि बेहतर मिला तो उसको छोड़कर निकल जाओ, यही है, बेहतर मिलेगा तो उसको छोड़कर निकल जाओ। और द्वि विस्थापन में तुम मेरा लेकर चल जाओ, हम तुम्हारा लेकर चले जाएंगे, समझ में आया कि नहीं। तो देखो आज इसी तरीके से रखो, परिभाषा बाद में जब लिख लेंगे, जब तुमको थिंकिंग में याद रहेगा, जब जो चीजें जैसे कि अभी हम कुछ चीजें पढ़ा रहे हैं, तो अगर तुम अपने भाषा से रिलेट करके याद कर रहा ना, तो फिर उसका परिभाषा भी एग्जाम मतलब बहुत अच्छा से लिख लेगा। जैसे अभी बोलेंगे बेहतर का तलाश मिलेगा तो निकल जाएगा, तो सीधे तुमको आ जाएगा भैया ये यौगिक में कोई तत्व जुड़ा रहेगा, उसको बेहतर आएगा तो उसको हटाकर अपने स्थापित हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद अब बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, अवक्षेपण, ये ना रे, अच्छा ठीक है, इसमें भी वही है जाए, अब आ जाएगा फसमा में अवक्षेपण अभिक्रिया, तो तुम सबको पहले भी बता चुके हैं। अवक्षेपण, देखो इसको समझने के लिए पता तुम सबको क्या समझना पड़ेगा, आओ तुम सबको समझाते हैं अपन भाषा में। चाशनी को बनते हुए देखा, ये मान लो तुम्हारा क्या भैया, कढ़ाई, क्या है, कढ़ाई। अब ये कढ़ाई में क्या हुआ, यहाँ तक पानी भरा हुआ, इसमें क्या डालो, चीनी, चीनी को डालो, नीचे से दे दो टेम्परेचर, मतलब ताप, क्या दे दो, ताप, मतलब आंच लगा दो, चूल्हा में आंच लगा दो, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, चीनी घोलते जाओ, शरबत बनता है। कभी कल भोज भात में देखा होगा तो शरबत ही चाशनी बनाते हुए तो मिस्त्री आराम से घोलते रहता, और इसके ऊपर में बाद में उजला नियर एक परत बैठ जैसा देखा होगा तुम सब, फिर उसको छान कर क्या करते जाता, निकाल लिया जाता, क्या किया जाता, निकाल लिया जाता।
जो यही है ना उजर का, अब बाद में इसको धर दिया जाता तो ठोस हो जाएगा, मतलब सांचा बतासा जो ना होता, बतासा जो पूजा पाठ में जाता वैसा हो जाता। लेकिन हाँ उसको खाना नहीं चाहिए, वो गंदगी चीज है, ठीक है। तो वही क्या कहलाता भैया, अवक्षेप। क्या कहलाता, अवक्षेप। क्या कहलाता, अवक्षेप। लेकिन अवक्षेप हमेशा क्या होता, ठोस होता है। इसमें ऊपर आ जाता है और अभिक्रिया में क्या आ जाता, नीचे बैठ जाता। क्या जाता, नीचे बैठ जाता। समझ में आया कि नहीं? मतलब कहीं पर अवक्षेपण क्या होता, ठोस होता है। क्या होता, ठोस होता है। और यहाँ पर जो अवक्षेप बताए वो क्या था, मतलब एक तरह से बोल सकते हो गैस था। क्या था, गैस था जो चाशनी से ऊपर तैर रहा था। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, वो क्या जाता है, नीचे बैठ जाता है। क्या जाता है, नीचे बैठ जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, एक ले लेते हैं, NaCl प्लस में AgNO3। अब बोलेगा सर जी ये तो द्वि विस्थापन का भी क्रिया क्रिया। अब हाँ तो भैया दोनों में ये काम देता है। ये किस पता है तुमको, Ag को हटा के ये चला जाएगा, यानी कि NaNO3 प्लस में AgCl। AgCl ये अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप। जो ठोस रूप में रहता है ये नीचे आराम से क्या करेगा, बैठ जाएगा। और याद रखना जितना भी NO3 चाहे SO4 बनाएगा ना, याद रखना द्रव्य होता है। क्या होता है, द्रव्य। द्रव्य में जब नमक को घोलेंगे ना, द्रव में जब नमक को घोलेंगे तो एक नीचे परत में अवक्षेप के रूप में क्या आ जाएगा, बैठ जाएगा। तुमको क्या करना है, सिल्वर, इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। जानता है तो सब इसका नाइट्रेट, नाइट्रेट जानता है। Ag को मतलब सिल्वर या चांदी, तो चांदी नाइट्रेट नहीं बोलना, क्या बोलना, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलना, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के एक बिलियन होता, पानी की तरह था, उसमें क्या घोलेगा तुम, नमक। जैसी नमक घोलोगे तो ये NaNO3 तो द्रव हो जाएगा, प्लस में उसके नीचे पेंदी में बैठ जाएगा जो रहेगा AgCl। ठीक है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। क्लियर, ये तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड। क्लियर, समझ में आएगा ना। तो ये है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो मतलब वैसे अभिक्रिया जिस मतलब वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप के मतलब अवक्षेप के रूप में क्या होगा था, द्रव के नीचे बैठ जाता है। द्रव के नीचे, बस यही जो बोले ना वही लिख देना तुम सबको। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप के रूप में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। हालांकि तुम्हारा नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन तुम सबको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जो तुम्हारा अभिक्रिया है वो तुमको एक और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है उदासीनीकरण। क्या है, उदासीनीकरण। यानी कि अब छठा अभिक्रिया के, हालांकि तुमको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा करने के लिए, ठीक है। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये क्या है भैया, ये तो मस्त अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा, उदासनी, उदास, उदास, उदास कम होते हो नहीं, जब जब ना घर के रहते हो ना घाट के बीच में रहते हो तो क्या रहेगा, उदास। समझ में आया कि नहीं। तो ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जब दो अभिक्रिया हमेशा दो पदार्थ के बीच में होता है, या तो एक बड़ा पदार्थ टूट के नया बनता है। तो जब दो पदार्थों के बीच में अभिक्रिया होगा तो मान लो एक पदार्थ का स्वाद कुछ और रहा है, एक पदार्थ का कुछ और रहा है। जैसे मान लेते हैं हम कुछ भी एगो ले लेते हैं पदार्थ, जैसे ले लेते हैं मान लो नींब। क्या ले लेते हैं, नींब। और एक ले लेते हैं मान लो इमली। क्या ले लेते हैं, इमली। करके देखना तुम सब, नीम के रस और इमली के रस को तुम सब आपस में क्या करना, मिला के देखना। मिलाओगे तो ये दोनों रस से एक रस तैयार होगा। क्या तैयार होगा, रस। जिसमें तुम देखोगे, जिसको तुम अगर नींबू मतलब नीम को पिए, नीम के जैसे कि पत्ता के जो होता है कितना कड़वा आता है, देखा होगा तुम सब। चाहे करेला का जूस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ले लेना। तो एक तरफ नीम का जूस ले लेना, एक तरफ इमली का जूस ले लेना, और दोनों को पहले पी लेना। एक तो कड़वा लगेगा, एक क्या लगेगा, खट्टा। और फिर ये दोनों को मिलाकर क्या बना लेना, एक रस। और उसको पीना तो ना तो वो खट्टा लगेगा ना तो कड़वा लगेगा, मतलब वो बेस्वाद लगेगा, एकदम अलग तरीका, उसका कोई स्वाद ही नहीं रहेगा, मतलब पानी से भी खत्म स्वाद। मतलब लगेगा तुमको कुछ हम पी ही नहीं रहे, ऐसा लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नींबू में पाया जाता भैया क्षार। क्या पाया जाता, क्षार। और इमली में पाया जाता अम्ल, मतलब जो कड़वा होता है ना उसी को बोलते हैं क्षार केमिस्ट्री में, और जो खट्टा होता है उसी को बोलते हैं हम अम्ल। और जब क्षार और अम्ल को आपस में मिलाओगे तो वो बेस्वाद हो जाता, यानी कि उदासीन हो जाता। क्या हो जाता, उदासीन। क्या हो जाता, उदासीन। तो मतलब जब अम्ल और भस्म, अम्ल सॉरी अम्ल और क्षार, यहाँ पर लिखना तुमको वैसे जब अम्ल और क्षार, क्षार
को अभिक्रिया कराया जाता तो, अरे अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सिंपल तुमको ये दो चीज, मतलब दो टॉपिक तुमको लिखना पड़ेगा, अम्ल और क्षार। मतलब अम्ल और क्षार जब भी दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन को कहना है उदासीनीकरण। जैसे कि तुमको खट्टा में हो सकता है, ले लो नींबू का रस, नींबू का एक तरफ रस ले लो और एक तरफ कड़वा कुछ ले लो, करेले का जूस, करेले का करेले का जूस, ये दोनों को जब आपस में मिलाओगे तो ये कौन अभिक्रिया कहलाएगा? उदासीनीकरण। क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण। मतलब कोई स्वाद ही उसका नहीं रहेगा, मतलब बेस्वाद, खत्म, उसका कोई स्वाद रहेगा ही नहीं, मतलब फालतू वाला हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि तुम्हारा बुक में कैसे लिखल है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, भस्म मतलब क्षार ही है, भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। ओ अच्छा, सॉरी। तो यहाँ एक चीज रखना, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराकर, अभिक्रिया मतलब मिलाकर, अभिक्रिया कराकर लवण बनाया जाता है, तो बनाया जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे तुम सब? ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम्पल में लिख देना भैया अम्ल प्लस में क्षार, तो बनेगा क्या? लवण। अब बोलेगा लवण क्या था, तो लवण याद रखना उदासीन होता है। क्या था? मतलब जो जिसका कोई स्वाद नहीं आता उसी को क्या बोलते हैं? लवण। क्या बोलते हैं? लवण। जिसका कोई स्वाद नहीं आता उसे क्या बोलते हैं? लवण। अच्छा, हो सकता है तुमको और अगर रिएक्शन कुछ करवाना है, यहाँ पर कुछ तो दिया नहीं है, हाँ दिया हुआ है, जैसे कि कुछ क्षार ले लेते हैं, कुछ भस्म, मतलब एक क्षार ले लेते हैं NaOH, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार है। और एक क्या कर लेते हैं हम? अम्ल ले लेते हैं भैया, कोई अम्ल को ले लेते हैं। अब बोलेगा सर जी अम्ल की ले रहे हैं, तो देख भैया अम्ल जिसको हम खट्टा कहते हैं, अब खट्टा कई प्रकार का था, कुछ ज्यादा खट्टा होता है, कुछ कम खट्टा होता है। अब खाली खट्टे पर कुछ इतना खट्टा होगा कि जी पर लोगे तो खत्म तुम्हारा जी। जैसे तेजाब, तेजाब भी एक क्या है? अम्ल है। तेजाब को कभी चख कर देखना, वो इतना खट्टा लगेगा, जैसे जी पर लोगे जी तुम्हारा जल जाएगा, पर बहुत ही क्या होता है? खट्टा होता है। जो बहुत ही खट्टा होगा उसी को बोलेंगे तेजाब, और तेजाब को ही बोला जाता है अम्ल। तो भैया कई प्रकार के अम्ल होता है, कुछ कम पावर के होता है, कुछ ज्यादा पावर के होता है। जैसे देखता है भैया बुखार के दवाई, वो पैरासीटामोल होता है, कोई और होता है, कोई पावरदार होता है, कोई कम असरदार होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसा भैया, अगर ज्यादा कस के है तो भैया ज्यादा पावर के देगा। तो सेम उसी तरह अम्ल भी कई तरह का, क्षार भी भैया कई तरह के होता है। करेले के जूस में ज्यादा पावर होता है, नीम में भी ज्यादा होता है, कुछ ऐसे होता है जैसे कि वही नींबू के चत्ता जो होता है उसमें थोड़ा कम कड़वाहट होता है, समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह अम्ल बहुत तरह के होता है, क्षार भी क्या होता है? बहुत तरह के। अब जब ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो देखो यहाँ पर होगा क्या? Cl चला जाएगा Na के साथ, यानी कि NaCl, और ई दोनों से मिलकर बन जाएगा H2O। तो भैया ये जो तुम्हारा है क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। मतलब बेस्वाद। क्या है? बेस्वाद। बेस्वाद मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्वाद है नहीं, मतलब ना तो खट्टा लगेगा ना तो कड़वा लगेगा, उसका अलग ही स्वाद रहेगा। अब बोलेगा नमक, तो भैया खट्टा लगता है, नमक नमकीन लगता है, गधा खट्टा नहीं लगता है। अब यहाँ पर अम्ल है, यहाँ पर क्या है? क्षार है। ये दोनों आपस में मिला, इसका स्वाद खट्टा था, इसका स्वाद कड़वा था। अब इसे मिला नमक और पानी, तो पानी का कुछ स्वाद होता है? कोई स्वाद नहीं। अच्छा, नमक का स्वाद इसके जैसा है? आंसर है नहीं। हम ऐसा नहीं बोले कि भैया उसका कुछ स्वाद ही नहीं होता, हम बोले कि ये दोनों में से किसी के स्वाद जैसा नहीं रहेगा, मतलब अलग स्वाद आएगा, जिसको हम सब बोलते हैं NaCl यानी कि लवण। अच्छा H2O, दोनों देख लो भाई, दो गो बना, एक ए एक ये, दोनों क्या है? लवण है। दोनों क्या है? लवण है। एक उदासीन है, एक थोड़ा सा नमकीन रहता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये इसका क्या है? उदाहरण। अच्छा, तुमको अगर घर में देखना है करके, अगर घर में इसको एक्सपेरिमेंट करना, तो देखो मैं एक चीज बता देता हूँ। तुम सब घर में बाड़ी उड़ी में, बगीचा उगीचा में कुछ तो मतलब साग सब्जी लगाता ही होगा। अभी समय नहीं, ठंडी के जब मौसम आएगा तो लहसुन लगाना। क्या लगाना? लहसुन। लहसुन नहीं रोपता था? लहसुन के पत्ता, लहसुन का पत्ता ले लेना। लहसुन के पत्ता को एक बार पहले खा लेना, बहुत खराब लगता है। और उसके बाद धनिया, देखा? धनिया, धनिया, धनिया के पत्ता, धनिया, धनिया का पत्ता, दोनों को पहले खा के स्वादवा गम लेना, और फिर ये दोनों को मिलाकर नमक गुंडी उंडी देकर क्या कर देना? पीस देना, और बना लेना कुछ थोड़ा सा नमकीन तीखा मस्त चटनी, और उसके बाद इसको खाना। इसको मिलाकर सब पीछे क्या आ जाएगा? चटनी। इसको बोलते हैं चटनी। और इसको खाना चावल के साथ, स्वाद एकदम खतरनाक वाला लगेगा। ना तो लहसुन का स्वाद, ना तो धनिया का स्वाद, उसका स्वाद अलग ही रहेगा।
मतलब दोनों मिलकर क्या करते उसको उदास कर दिया, मतलब अलग चीज बना दिया ना, मस्त या खाएगा तो जी से मेरा पानी आने लगा कि हम एक बार इसको खाएं। अब हो सकता है भैया कोई कभी खाया ही ना हो, अब वो अचानक खाए तो उसको स्वाद। अब धनिया इतना ले लो और इतना को ले लो लहसुन के पत्ता, इतना 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 लहसुन के पत्ता ले लो, धनिया इतना ले लो, अब पीस दो, अगर बोलेगा सर जी खराब लगा। अरे बेवकूफ कहीं का, दोनों का मात्रा बराबर, और नहीं तो वो तराजू पे तौल लेना, 100 ग्राम ये 100 ग्राम दोनों को पीस देना तब खाना। अब हो सकता है तुम्हारा जी खराब रहे तो स्वाद तो तुमको खराब लगेगा ही लगेगा। मेरा जी मुझे अच्छा लगता है। अभी पानी मेरा जी से गिरा लेकिन नीचे नहीं गिरेगा, अंदर जा रहा है क्या रे, तुम सबका जी से डायरेक्ट टपकेगा, बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ जहाँ पे पड़ेगा वहां पर कॉपी कलम भीग गया होगा। अगर तुम सब कभी खाया है पानी पूरी खत्म खत्म, तुम सब समझ में आया ना। तो यहाँ पर ई में क्या लिखना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में, तो जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराकर लवण बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अब भैया चलते हैं, कितना हुआ, ये छठा हुआ था, अब एक लास्ट सतमा, कौन सा, सतमा, ऑक्सीकरण और अबकरण। नंबर 7 उष्मा छेपी एंड उष्मा शोषी। भुला गए थे, उष्मा छेपी और, अरे इसमें करंट आ रहा है थोड़ा थोड़ा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। देख नाम से ही सारा काम पता चल रहा है, वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता हो, वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता हो उस अभिक्रिया को उष्मा छेपी, और वैसे अभिक्रिया जिसको कराने के लिए उष्मा की जरूरत होता उसको बोलेंगे उष्मा शोषी। जैसे में उष्मीय अपघटन का एक उदाहरण बताओ, किसको किसको पता है, देख के बता कर लपड़ जा देंगे। उष्मीय अपघटन, कौन ऐसा चीज है जिसको तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ती है, CaCO3। हराम खोरो, CaCO3 को जब गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ये क्या जाएगा, टूट जाता है, किसमें, CaO में और CO। अब इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, उष्मा। क्या देना पड़ रहा है छोटू, उष्मा। तो इसीलिए उष्मा शोषी, सॉरी उष्मा, हाँ उष्मा शोषी अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, उष्मा शोषी। लेकिन अगर यही CaCO3 को अगर जल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या होगा, तो भैया हो जाता है इसका तो HCO3, कहाँ हो जाएगा, HCO3 प्लस में, नहीं 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 नहीं, CaC3 दोनों पहले अलग करो तो इसका होता कितना, इसका कितना था कैल्शियम का, CaOH रिएक्शन होगा, क्या हो जाएगा, CaOH प्लस में CO2, ये है भैया तुम्हारा ताप, प्लस में क्या, ताप, प्लस में ऊष्मा उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, ऊष्मा। अब बोलेगा सर जी ये रिएक्शन आप कैसे कर पाती हैं, तो देख भैया ये इसको मिटा दे, नहीं रहने देते, ये अभिक्रिया कैसे हुआ, यहाँ पर बोलेगा सर CaOH कहाँ से आ गया, इसको हाइड्रोजन, मतलब मान लेते हैं कैल्शियम को हटाकर हाइड्रोजन आ जाता है, लेकिन भैया ये पावरदार थोड़ी है, कैल्शियम से बेसी पावरदार ये नहीं, कैल्शियम से बेसी पावरदार नहीं है, ध्यान से समझो। अभी तुम सब समझ रहे हो, जैसे मान लो H2O दे देते हैं प्लस में CaCO3, तो तुमको लग रहा है ये Ca हट जाएगा और H2 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा HCO3। हम यही गलती कर रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि भैया ये Ca जो है एकरा से बेहतर कौन है, Ca। अब बेहतर को छोड़कर कहाँ जाएगा, गरीब कहीं, अमेरिका को छोड़कर गरीब कहीं जाएगा कोई नहीं, भैया ये तुम्हारा कम बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है, इसीलिए इसके साथ नहीं जाता है। तो यही क्या करेगा, इसको छोड़कर, अच्छा ये है, इसको छोड़कर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि इसके लिए यही बेहतर है, लेकिन ये तो छोड़कर जा सकता है, क्योंकि हो सकता है इसके लिए, मतलब मान लो ये पति था, ये क्या था, पत्नी, पत्नी हमेशा बेहतर की तलाश कर रही थी, नहीं मिला, तो इसलिए इसी के साथ रहेगा। लेकिन पति को अगर एकरा से मान लो ज्यादा खूबसूरत नहीं मिल गया कुछ, हो सकता है इसका मान लो थुथुरमुर है, बमड़ा ही नहीं है, अच्छा बमड़ा ही नहीं निकल रहे, और ये भैया अच्छा खासा हो, तो क्या करेगा, ये निकल के इधर चले। अब इधर भी गया ना, तो एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ ऑक्सीजन,
एक दोनों से सूत्र नए है जा। इसके ये दोनों के इतना सूत्र नहीं है, ये दोनों के इतना सूत्र नहीं है, फिर भी कैसे चला गया भैया? तो कैल्शियम इसीलिए इस तरफ गया क्योंकि इस तरफ था तो इसको CO3 यानी कि एक के घर वाली मिल रहा था, और इधर आया था इसको दो घर वाली मिल रहा था, एगो ऑक्सीजन भी एगो हाइड्रोजन भी। अब बताओ तुमको बिया कर रहा तो अब एक की जगह तुमको दो को मिलेगा तो कहाँ जाएगा? इंसानियत के जगह, अब इंसानियत की जगह तो एक ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ इंसानियत है, यहाँ क्या है? केमिस्ट्री। इसीलिए सी किसके साथ चला जाता है? एगो O के ले लेता और एगो H के, और जुड़ के बन जाता है CaOH। और यहाँ पर क्या करता है? CO3 जो होता है, CO3 में से एगो जो होता है ऑक्सीजन टूट के खत्म हो जाता है। इसीलिए अब भैया इसको घरावाली के छोड़ के गया तो न, देखता नहीं, मान लो हम अपना घरावाली का छोड़े भैया? ना भैया, जैसे मान लो तुम्हारा पापा मम्मी को छोड़ के चले तो तुम्हारी मम्मी नाक मुंह रगड़ती है ना, नथनी नकना सब उठा उठा फेंकेगी तो इसीलिए इसका भी टूटा कौन? एगो ऑक्सीजन छोड़कर चला गया, इसीलिए बन गया CO2 प्लस में क्या उत्पन्न होता? समझ में आया कि नहीं? अब तुम सब बोलेगा सर ये कार्टून बाजी का लिख रहे, अरे कोई बात नहीं, कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसको क्या कर लेना। अब देखो हम क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा चीज है जिसको जितना पढ़ोगे उसको मतलब उसमें उतना तुमको कंफ्यूजन पैदा होगा। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, हर जगह जैसे कभी बोल लेते हैं बेहतर, जैसे कि भी लड़की थी तो बेहतर के तलाश, लेकिन लड़को तो किसी का तलाश में रहता है, सूत्र के तलाश में। तो अब पता चलेगा भैया कि लड़का सूत्र कौन है, तब लड़का के लिए कौन कौन सूत्र है, तो वो भी तुमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, वो भी किसमें? धातु और अधातु। मतलब लड़का किस तरफ, लड़की तो पता चल के बेहतर की तरफ जाता है। बेहतर में बता दिए थे भैया, ऊपर से पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, वेनेडियम होता है, ये सब होता है, बताए थे ना। अब लड़का के लिए भैया कौन सूत्र है, उसके लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हम वहां पर नहीं जाता, भी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर चूना पत्थर को जब गर्म करेंगे, यही चूना पत्थर है, चूना को इसको देखो, ये तो बोलो चूना पत्थर, ये तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो। मतलब चूनमा जो रहता है दुकान से लाता, जिससे तुम सब खैनी लटा था लपाट पैसे करके, जो होता तो उजरका रहता, उसको ध्यान से सुनना। जो खैनी में लटा के खाता है वो तुम्हारा CaOH है, पहले बोल देते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो खैनी में लटाता था गिलका, वो तुम्हारा CaOH है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको OH को बोलेंगे हाइड्रो ऑक्साइड। यही है दारू, का है बबुआ? दारू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो सूखा लगा चूनमा जो दुमला आता है ना, तो सूखा हुआ चूना है ये वाला। अब इस सूखा हुआ चूना को जब गर्म करोगे तो ये CaO में बदल जाएगा और CO2 में बदल जाएगा। गर्म तो ये हो गया तुम्हारा ऊष्माशोषी, ये ऊष्माशोषी। लेकिन यही चूना पत्थर को पानी में डाल दोगे, ये दबकना खदकना स्टार्ट होगा और गर्म हो जाता पानी अपने आप, देखता है। तो ये अभिक्रिया पानी को में डाल दिए तो इसमें ऊष्मा निकल रहा है, और प्लस में जो चूनमा जो गल गया है, तो जो चूनमा गल का रहता है उसको नाम है CaOH, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और उसमें धुआं भी निकलता है जिसको बोलते कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? और उष्मा, तो भैया यही है उष्माशोषी और यह तुम्हारा ऊष्माक्षेपी। क्या तुम्हें बातें समझ में आई? क्या समझ में बात आई? आंसर है सर जी, हाँ समझ, ठीक है ना। तो ये है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का भी। और देते हैं एग्जांपल भैया, श्वसन। श्वसन किया है कभी? श्वसन में तुमसे अगर पढ़ा होगा, हम श्वास क्यों रहते हैं, ऑक्सीजन क्यों ग्रहण करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो ग्लूकोज C6H12O6, अच्छा, इस सबको संतुलित भी करने का रहता है। समीकरण बगैर संतुलित के लिए कोई नहीं लिखेगा, जैसे हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, लेकिन तुम सबको बगैर संतुलित के लिए नहीं मारेंगे, लपट जा देंगे, ठीक है। जैसे कि C6H12 और क्या मिल जाता? ऑक्सीजन। तो ये अधिक मात्रा में क्या निकालता? ऊर्जा, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकालता है? ऊष्मा। क्या निकालता है? ऊष्मा। अब बोलेगा सर ये कैसे? तो ऊर्जा तो निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भाप के द्वारा बाहर निकलता है, ऐसे करके भाप भी देखो गर्म रहेगा, क्या रहेगा? गर्म। और तुम्हारा शरीर भी क्या रहेगा? गर्म। जैसे तुम मर जाएगा तुम्हारा शरीर बर्फ हो जाएगा, एकदम ठंडा कूल। अगर तुम्हें गर्मी से दिक्कत हो रही है तो तुम मर जाओ, तुम्हारा देह शरीर ठंड हो जाएगा, फिर जब ठंडी आ जाएगा तो जीवित हो जाना, फिर गर्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है? तो ग्लूकोज का खंडन कौन करता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या है? श्वसन में लिखे, तो यह भी श्वसन भी एक क्या है? ऊष्मा। अच्छा बताओ, ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी? ऊष्मा निकल रहा है इसलिए ऊष्माक्षेपी। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कौन सा है? प्रकाश
संश्लेषण। ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है बउआ? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा था? प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, CO2H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, और क्या? क्लोरोफिल, और प्लस में क्या? सूरज का प्रकाश। तो सूरज के प्रकाश में भैया टेम्परेचर ना रहता है, और हम कौन चीज एसी कूलर लगल रहता है, एसी कूलर लगले रहता, तभी देखो 45 डिग्री का टेम्परेचर है। जाओ इसे करके आंगा खोल के इसे बोलो, क्या सूर्यदेव, क्या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हो, जल आके पूरा कार मोड़ ही नहीं करते, फिर कहिए तुम सब हमरा क्या आ गया? प्रकाश, सूरज का। तो ई अभिक्रिया प्रकाशीय संश्लेषण का अभिक्रिया है, समीकरण के द्वारा जो दर्शाए थे यही ना था प्रकाश संश्लेषण में भैया। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता? भोजन बनाता है। और क्या बनाता? ग्लूकोज के रूप में H12O6 और क्या? O2, यही नहीं बनाता, और प्लस में H2O, जल भी निकालता है। अब ये अभिक्रिया कराने के लिए क्या चाहिए? सूरज का लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश क्या है? टेम्परेचर, उसमें ताप नहीं होता, गर्म ही होता है। तो ये अभिक्रिया कराने के लिए क्या चाहिए? उष्मा, इसलिए उष्मा शोषी और उपरेला उष्मा क्षेपी। तो भैया ये सब भी उतार सकते हो, जितना भी क्रिया रिएक्शन का जितना भी एग्जाम्पल तुम सबको क्या करना है, एकदम नोट्स करते जाना भर भर के। कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ तुमको आदि करना है। समझ में आ रहा है? बस आदि करना है। कितना टाइम हो रहा है? ओह, अगला देखते हैं। तो अब ये था कितना? 7वां। क्या तुम्हें छठा देखिए हम क्या पढ़ाए थे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार को, अम्ल चाहे भस्म, क्षार को भस्म बोलते हैं, अम्ल या भस्म, ठीक है, भस्म बोलने में अच्छा लगता है। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया जब कराकर लवण तैयार किया जाता है तो इस अभिक्रिया को, अच्छा उससे पहले बुला दे तुम सबको, अवक्षेपण। वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है। अच्छा उससे पहले द्वि विस्थापन आयनों का आदान प्रदान। उससे पहले जिसमें बेहतर का तलाश होता है। उससे पहले वियोजन यानी कि अपघटन, अपघटन भी दो हो जाता, उष्मीय अपघटन, वैद्युत। उससे पहले संयोजन। याद रखना, पीछे से भी याद रखो, पीछे से भी क्या रखो? याद रखो। और नोट्स में हमेशा जाकर एग्जाम्पल देखना, जितना एग्जाम्पल तुम देखोगे उतना तुमको होगा। और याद रखना, ये सबको हल्के में मत लो। इस कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी नाम बोलते हैं ना, तो देखो हम टीचर हैं, हमको सब चीज याद है, इसीलिए हम नोट्स में भी तुम्हारा नहीं लिखे होंगे। और शायद हम बोलते हैं इसलिए ताकि तुम सब लिखो, तुम सबको भी क्या आ जाए? याद हो जाए। जैसे कि नाम लिखना, नाम लेना बहुत ही क्या है? इजी है। नाम लेना क्या है? बहुत ही इजी है। जैसे कि यहाँ पर बोले थे CaOH, तो ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आएगा हिंदी में अपना गाँव की बोलते पता है? बताओ तो कितना लोग बता सकते? एक लपड़ मारेंगे, भींगा हुआ चूना। आई कौन है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सूखा हुआ चूना। अब क्या हम बोले सबको? कुछ बोल सकते हैं। और CaO को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। आगे हम जला दिया था, गर्म किया था, जलाया था, तो ये CO हुआ था, प्लस में CO2 बना था, ये बुझा हुआ चूना। हम क्या बोले? तुम ही बताओ। चले आगे। अब है तुम्हारा यहीं तक रहने दे। क्यों पता है? क्योंकि एक और है, एक अभिक्रिया और है, ऑक्सीकरण और अवकरण। लास्ट है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, और अवकरण में ऑक्सीजन अरे निकलता है। नहीं जुड़ेगा तो किसे? निकलता है। ऑक्सीजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है। इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, बस। वैसे रासायनिक अभिक्रिया नोट्स मत बनाना अभी, तुम हल्के में यह देखना। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ा होता है और हाइड्रोजन का निष्कर्षण मतलब निकलता है। और इसमें ऑक्सीजन अलग होता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन। अब लिख सकते हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। और अवकरण अभिक्रिया में वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, हालांकि खाली ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकलना अवकरण। बस
सिंपल। समझ में आएगा? तो भैया टोटल कितने? 8 अभिक्रिया के बारे में हम क्या किए पढ़े। हालांकि 8 यहाँ पर तो 4 गो हो गया, 10 गो हो जाएगा ना, उसमें 6p उसमें 100c। समझ में आया? तो एक अगली से नाम लिख दें। पहला अभिक्रिया संयोजन, जिसमें आपस में क्या था, जुड़ता। दूसरा वियोजन का दूसरा नाम अपघटन। ज्यादा फेमस कौन है? अपघटन। अपघटन 2 होता है, उष्मीय अपघटन और वैद्युत अपघटन। उष्मीय अपघटन और वैद्युत अपघटन कराने के लिए तुम सबको करवाए थे बढ़िया से, हैं? ये तुम्हारा भर जीवन भर काम देगा वैद्युत अपघटन। तीसरा में विस्थापन। रे छोटुआ, बेहतर आएगा तो जाएगा, और इसमें हम तुम्हारा लेकर जाएंगे, तुम मेरा लेकर जाओ। दुई, इसमें क्या था? बेहतर, और इसमें तुम लेकर जाओ, मतलब बदला बदली, आयनों का आदान प्रदान। उसके बाद पांचवा में अवक्षेपण। अवक्षेपण अवक्षेपण में अवक्षेप के रूप में नीचे बढ़े। उदासीनीकरण में उदासीनीकरण में क्या था भैया? उदास हो रहा था। अम्ल भस्म को जब आपस में मिलाएंगे तो लवण बनेगा, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण। सेवंत में क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। वैसे भी क्रिया जिसमें उष्मा निकलता हो, उष्मा क्षेपी। जो वैसे भी क्रिया जो करने के लिए उष्मा का जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं उष्मा शोषी, मतलब सोखना, उष्मा जो लेता हो। अच्छा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ता, अपकरण मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलता। खाली जरिए हाइड्रोजन निकलना, ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन निकलेगा। हालांकि ये थोड़ा सा और है, इसका एग्जांपल बहुत ही क्या है, लंबा है। कल इसका लास्ट लेक्चर होगा। कल इसका क्या होगा? लास्ट लेक्चर। उसके बाद फिर अगला चैप्टर हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो भैया ये देख लो भैया, जितना भी तुम्हारा एग्जाम्पल और जितना भी तुम्हारा अभिक्रिया के प्रकार है, इसको अच्छे से नोट्स करो और अच्छे से याद करो, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है और 5 नंबर का भी और 1 नंबर का भी। क्लियर? और इस चैप्टर से ज्यादा चांसेस है इस बार 5 नंबर पूछने की। मतलब ये चैप्टर से थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा है कि इस बार 5 नंबर यहीं से आएगा, यही चैप्टर से दे देगा तुमको। कैसे देगा? 5 को अभिक्रिया बोलेगा, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, 5 को अभिक्रिया दे देगा, बोलेगा 5 का परिभाषा लिखिए, 5 का परिभाषा एग्जाम्पल के साथ, तब 5 नंबर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज के क्लास उम्मीद करते फिर से एक बार संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, उष्माक्षेपी, उष्मा शोषी, ऑक्सीकरण। हो गया 10 गो, हो गया 10 गो। हालांकि 8 ही पढ़ा, मतलब 8 को होता है, लेकिन 10 को बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। रे बंद करेगा अभी, यार हम बोलेंगे सबसे। आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।